नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिम्मेदारी। हर कोई निशा को बेचारी कहता और उस पर दया करता, जैसे ऐसा करके वह निशा पर एहसान कर रहा था। समाज का उसके प्रति सहानुभूति दिखाना कहीं ना कहीं निशा को अच्छा न लगता। यह सुनकर उसका मन भर गया था। कभी कभी तो वह गुस्से में रो पड़ती थी, लेकिन अनायास ही अमित द्वारा उसके साथ विवाह प्रस्ताव रखे जाने पर बेचारी कहने वालों के मुंह बंद हो गए। जैसे ही निशा वाशबेसिन की ओर गई, बेचारी निशा रेखा बनावटी दुख भरे स्वर में बोली। दोपहर के भोजन के लिए चचेरे भाई बहन आदि भी वहीं बैठे थे। क्यों, क्या हुआ? सुमित ने प्रश्न किया। निशा यह अंदाज़ा ना लगा पाई कि किसने पूछा। रेखा सोच रही थी कि उसका स्वर निशा तक नहीं पहुंच रहा था, या ये जानबूझकर उसे सुनाना चाहती थी। आज फिर वर पक्ष वाले निशा को देखने आ रहे हैं, रेखा ने बताया। तो इसमें बेचारी वाली क्या बात है? प्रश्न फिर पूछा गया। तुम नहीं समझोगे, 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें हैं। निशा के पिता पिछले 5 साल से बिस्तर पर हैं। यही अकेली कमाने वाली है। फिर यह वर पक्ष का झंझट क्यों? निशा के भाई बहन कटाक्ष करते हैं तो उसकी माँ को बुरा लगता है। उनका मुंह बंद करने के लिए यह तामझाम किया जाता है। उनकी तमाम शर्तों के बावजूद यदि लड़के वाले हाँ कर दें तो यह लोग मना कर देंगे कि निशा को लड़का पसंद नहीं है। रेखा मजाक वाले स्वर में बोली। उफ बेचारी, एक स्वर उभरा। ऐसे माता पिता भी तो होते हैं। निशा और अधिक ना सुन सकी। आंखों में भरे आंसू पोंछने के लिए मुंह धोया, तरोताज़ा हुई और फिर उसी कक्ष में जा बैठी। उसे देखते ही उनकी बातों को विराम लग गया। निशा सोचने लगी कि इन सबको अपने संबंध में चर्चा करने का अवसर भी तो मैंने ही दिया था। यदि उसके मन की कटुता रेखा के सामने बह ना निकली होती तो उसे कैसे पता चलता? रेखा को दोष देने से भी क्या लाभ? जब वह स्वयं की बात अपने तक सीमित ना रख सकी तो रेखा जैसों से ही आशा क्यों? लंच का समय समाप्त होते ही निशा अपने स्थान पर जा बैठी, पर कार्य निपटाते हुए भी मन का अनमाना भाव वैसे ही बना रहा। निशा ऑफिस जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रही थी कि अचानक परिचित स्वर सुनाई दिया। आज आपके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। चौंक कर वह पलटी तो देखा अमित खड़ा था। जी क्या मतलब? निशा ने क्रोध भरी नज़रों से अमित की ओर देखा। रेखा बता रही थी कि आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, इसलिए घर का सारा भार आपके कंधों पर है। अमित बोला। जी हाँ, कहकर निशा ने अपनी नज़रें झुका ली। क्या बीमारी है आपके पिताजी को? पैरालिसिस? अरे, अमित ने सहानुभूति दिखाई तो निशा का मन हुआ कि धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। क्या कहा डॉक्टर ने? निशा अब अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि अमित ने फिर पूछा। जी, यही कि अपना दुखड़ा कभी भी किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति मजाक का पात्र बन जाता है। निशा गुस्से से बोली। शायद आपको बुरा लगा, सॉरी। विश्वास कीजिए, आपको चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कभी कभी दुख बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। कहता हुआ अमित अपनी बस को आते देखकर उस ओर बढ़ गया। निशा घर पहुंची तो पड़ोस की अनीता चाची बैठी हुई थी। अब तुमसे क्या छुपाना अनीता, हमारी निशा की शादी कहीं फिक्स हो जाए तो हम भी बेफिक्र हो जाएं। फिर छाया का भी तो सोचना है। निशा की माँ उसे और अनीता चाची को चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा दीदी, यूँ व्यर्थ ही परेशान नहीं होते। अनीता चाची बोली। घबराओ नहीं तो क्या करूँ, ना जाने क्यों कहीं बात ही नहीं बनती। लोग कहते हैं कि हम कमाऊ बेटी का व्यवहार नहीं करना चाहते। क्या कह रही हो केतकी दीदी? कौन कह रहा था? हम क्या जानते नहीं कि तुम निशा के लिए कितनी परेशान रहती हो? आखिर उसकी माँ हो, अनीता चाची बोली। वही नुक्कड़ वाली कुसुम सबसे कहती घूमती है कि हम निशा का विवाह इसलिए नहीं करना चाहते कि उसकी विवाह के बाद हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे। और लोग भी तो तरह तरह की बातें बनाते हैं। इस बार निशा का विवाह तय हो जाए तो बातें बनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। कहने को तो केतकी कह गई, किंतु बात की सच्चाई से उसका स्वर स्वयं ही कांप गया। यूँ जी छोटा नहीं करते दीदी, सब ठीक हो जाएगा। तभी निशा का छोटा भाई आ गया और अनीता चाची उठकर चली गई।
केतकी कुछ देर तक तो बेटे द्वारा लाई गई लड्डू नमकीन वगैरह संभालती रही कि तभी उसका ध्यान गुमसुम बैठी निशा की ओर गया। क्या है निशा, सपना देख रही हो क्या? सामने रखी चाय भी ठंडी हो गई। स्वप्न नहीं, सच्चाई देख रही हूँ माँ। वह कड़वा सच जो ना चाहने पर भी बार बार मेरे सामने आ खड़ा होता है। निशा दार्शनिक अंदाज से बोली। पहेली तो बुझाओ मत, क्या बात है ये बताओ। ऑफिस में किसी से झगड़ा करके आई हो क्या? लो और सुनो, मैं और झगड़ा? घर में अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचार सहन करते हुए भी जब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती तो भला मैं घर के बाहर झगड़ा करूंगी? बड़ी अजीब बात है ये। निशा का चेहरा तमतमा गया। क्या कह रही हो? कौन अत्याचार करता है तुम पर? तुम स्वयं कमाने वाली, तुम ही खर्च करने वाली। केतकी भी क्रोधित हो उठी। क्या कह रही हो माँ? मैं तो पूरी कमाई लाकर तुम्हारे हाथ में रख देती हूँ, इस पर भी इतना बड़ा आरोप? तो कौन सा एहसान करती हो? पाल पोस कर बड़ा नहीं किया क्या? हम नहीं पढ़ाते लिखाते तो कहीं 1000 की नौकरी भी नहीं मिलती। इसे तुम अत्याचार कह रही हो? यही तो अंतर होता है बेटे और बेटी में। बेटा परिवार की सहायता करता है तो अपना कर्तव्य समझकर, भार समझकर नहीं। आप बेकार में बिगड़ रही हो। मैं तो उस तमाचे की बात कर रही थी जिसकी व्यवस्था हर हफ्ते आप कर लेती है। निशा ने माँ की ओर देखा। कौन सा तमाशा? यही कथाकथित वर पक्ष को बुलाकर मेरी प्रदर्शनी लगाने का। प्रदर्शनी लगाने का? शर्म नहीं आती? हम तो इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं और तुम्हारे दूसरे भाई बहनों की बारी आए। केतकी गुस्से से बोली। माँ रहने दो तो ठीक रहे, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या नहीं जानती कि मेरे बिना मेरे छोटे भाई बहनों की देखभाल कौन करेगा? हाय, हम पर इतना बड़ा आरोप। अब हमारी बेटी ही ऐसा कह रही है तो पड़ोसी और रिश्तेदार क्यों चुप रहेंगे? केतकी रुआसा उठी। पड़ोसी और रिश्तेदारों के डर से इतना तामझाम? यह जीवन हमारा है या उनका? हम इसे अपनी सुविधा अनुसार जिएंगे। वे लोग कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मैं तुम्हारा कष्ट समझती हूँ माँ। जब तुम लड़के वालों के समक्ष ऐसी असंभव शर्तें रख देती हो जिन्हें हमारा पुरुष समाज शायद ही कभी स्वीकार कर पाए, तो क्या तुम्हारे चेहरे पर आई पीड़ा की रेखा मैं नहीं देख पाती? माँ के रिश्ते घाव पर अपने शब्दों का मर्रम लगाती निशा ने पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया। तेरे पिताजी बीमार ना होते तो ये दिन देखना क्यों पड़ते? निशा, मेरा विश्वास कर बेटी। अपने स्वार्थ के लिए मैं तेरा भविष्य दांव पे नहीं लगने दूंगी। नहीं माँ, तुम सबको इस हाल में छोड़कर मैं विवाह करके क्या खुद को माफ़ कर पाऊंगी? फिर पिताजी की बीमारी का दुख अकेला आपका नहीं है, हम सबका है। इस संकट का सामना भी हम मिलजुल कर ही करेंगे। सुनो निशा, कल जो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं तुम्हारी बुआ के संबंधी हैं। हमने मना किया तो नाराज़ हो जाएंगे। साथ ही तुम्हारी बुआ भी आ रही हैं, वे भी नाराज़ हो जाएंगी। किंतु मना तो करना ही होगा माँ, वह नाराज़ हों या कोई और। मैं इस समय विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। निशा ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं अभी जीवित हूँ, माना कि मैं बिस्तर पे लगा हूँ, पर इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि सब अपनी मनमानी करने लगें। निशा के पिता बिस्तर पर ही चीखने लगे। तो पूरा परिवार उनके पास एकत्र हो गया। तुम्हारी बुआ ने बहुत नाराज़गी के साथ पत्र लिखा है कि सभी रिश्तेदार यही ताने दे रहे हैं कि बेटी की कमाई के लालच में हम इसका विवाह नहीं कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि अपनी संतान के भविष्य के संबंध में निर्णय लेने का हक मुझे भी है। निशा के पिता ने अपना पक्ष स्पष्ट किया। मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहती हूँ पिताजी। मेरे विवाह के बाद घर कैसे चलेगा? क्या आपका इलाज बंद हो जाएगा? क्या छाया, माया, सोनू, मोनू पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाएंगे? निशा ने तीखे स्वर में प्रश्न किए। मेरे स्वस्थ होने की आशा नहीं के बराबर है, अतः मेरे इलाज के भारी खर्च को बंद करना ही पड़ेगा। सच पूछो तो हमारी दुर्दशा हमारी बीमारी पर अनाप शनाप खर्च करने से ही हुई है। मोनू का 1 साल में स्नातक हो जाएगा, फिर उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। सोनू की पढ़ाई भी किसी तरह चलती रहेगी। छाया, माया को देखा जाएगा। निशा के पिता ने भविष्य का पूरा खाका खींच दिया। यह संभव नहीं है पिताजी। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, कदम कदम पर सहारा दिया, क्या इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर मैं आप सबको बेसहारा छोड़ दूं? निशा ने पुनः प्रश्न किया। तुम बहुत बोलने लगी हो निशा। तुम ही तो अब इस परिवार की कमाऊ सदस्य हो,
मैं भला कौन होता हूँ तुम्हें आज्ञा देने वाला। निशा पिता के दयनीय स्वर सुनकर स्तंभ रह गई। केतकी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। बंद करो ये रोना धोना और मुझे अकेला छोड़ दो। निशा के पिता अपना संयम खो बैठे। सभी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए, पर निशा वहीं खड़ी रही। अब क्या चाहती हो तुम? पिता ने प्रश्न किया। पिताजी, आपको क्या होता जा रहा है? किसने कह दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते? ऐसी बात करके तो आप अपने पूरे परिवार का मनोबल तोड़ देते हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि आपको ठीक होने के लिए दवा से अधिक आत्मबल की आवश्यकता है। तो निशा, तुम्हारा तात्पर्य है कि मैं ठीक होना नहीं चाहता? नहीं, पर आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप एक दिन पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। निशा बोली। अभी हमारे सामने मुख्य समस्या कल आने वाले मेहमानों की है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके सामने कोई तमाशा करो। पिता बोले। इसके बारे में कल सोचेंगे, आप आराम कीजिए। निशा बात को वहीं समाप्त कर बाहर निकल गई। दूसरे दिन सुबह ही बुआ के आते ही बुआ केतकी से बोली, क्या कह रही हो भाभी? इतना अच्छा घर वर है, फिर 3 बेटियां हैं तुम्हारी और भैया बीमार हैं। कब तक इन्हें घर पे बैठाए रखोगी? वे तो केतकी से ये सुनते ही भड़क गईं कि निशा विवाह के लिए तैयार नहीं है। बुआ, आप परिस्थितियों की गंभीरता को समझने का प्रयास क्यों नहीं करती हैं? मैं विवाह करके घर बसा लूं और यहाँ सबको भूल जाऊं, यह संभव नहीं है। उत्तर केतकी ने नहीं, निशा ने दिया। तुम लोग तो मुझे नीचा दिखाने में लगे हुए हो। मैं तो अपना समझकर सहायता करना चाहती थी, पर तुम लोग मुझे ही भला बुरा कहने लगे। नाराज मत हो दीदी, निशा को दुनियादारी की समझ कहाँ है? अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, केतकी बोली। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। एक बात कहूँ? बुआ बोली। क्या? क्यों ना निशा के स्थान पर छाया का विवाह कर दिया जाए? उन लोगों को तो छाया भी अधिक पसंद है। लड़के ने किसी विवाह में उसे देखा था। क्या कह रही हो दीदी? छाया का विवाह हो गया तो निशा तो जीवन भर अविवाहित रह जाएगी। केतकी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि छाया बीच में बोल उठी। मुझे क्या आप लोगों ने गुड़िया समझ लिया है कि जब चाहे जिसके हाथ विवाह कर देंगी? निशा दीदी 5 वर्ष से नौकरी कर रही हैं, मुझसे बड़ी हैं, उन्हें छोड़कर मेरा विवाह करने की बात आपके मन में आई कैसे? अधिक बढ़ चढ़ कर बोलने की आवश्यकता नहीं है, माँ ने कहा। तब बुआ बोली, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो लड़के वाले तैयार हैं, केवल तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता है। इतना अच्छा घर वर है, बड़ी मुश्किल से तो निशा को देखने के लिए मनाया था। मैंने सोचा था कि निशा की अच्छी नौकरी देखकर शायद तैयार हो जाएं, पर यहाँ तो दूसरा ही तमाशा हो रहा है। लेन देन की बात तो छोड़ो, विवाह करने में भी कुछ ना कुछ खर्च होगा। बुआ क्रोधित स्वर में बोली। आप लोग क्यों इतना चिंतित हैं? माना कि पिताजी अस्वस्थ हैं, पर हम लोग छोटे बच्चे तो नहीं। मेरे एमकॉम का अंतिम वर्ष है। मैंने तो एक जगह नौकरी की बात भी कर ली है। बैंक की परीक्षा का परिणाम भी आना है, शायद उसमें सफलता मिल जाए। छाया बोली। मैं छाया से पूरी तरह सहमत हूँ। इतने वर्षों से निशा दीदी हमें सहारा दे रही हैं। मैं भी कहीं काम कर सकता हूँ। पढ़ाई करते हुए भी घर का खर्च में कुछ योगदान दे सकता हूँ, यह मोनू बोला। कहने सुनने में आदेशवादी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर वास्तविकता का सामना होने पर सारा उत्साह कपूर की तरह उड़ जाएगा, केतकी बोली। यह सब तो ठीक है भाभी, पर कब तक निशा को घर में बैठाए रखोगी? 2 वर्ष बाद पूरे 30 की हो जाएगी, फिर कहाँ ढूंढोगी इसके लिए? बुआ बोली। यदि लड़के वाले तैयार हो जाएं तो चाहे हमें कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, निशा का विवाह कर देंगे, निशा के पिताजी बोले। किंतु पिता और बुआ की सहमत प्रयास के बावजूद लड़के वाले नहीं माने। पता नहीं निशा के पिता की बीमारी को देखकर और उनके परिवार की जर्जर स्थिति को देखकर उनसे मना कर दिया गया। उनके जाने के बाद पूरा परिवार दुख के सागर में डूब गया। इसमें भला इतना परेशान होने की क्या बात है? अपने निशा के लिए क्या लड़कों की कमी है? मैं जल्द ही आपको सूचित करूंगी। जाते जाते बुआ ने वातावरण को हल्का बनाए रखने की कोशिश की, किंतु उदासी की चादर का साया वह परिवार के ऊपर से हटाने में सफल ना हो सकी। एक दिन निशा बस की प्रतीक्षा कर रही थी कि अमित ने उसे चौंका दिया। कहिए निशा जी, क्या हाल चाल हैं? बड़ी थकी हुई सी लग रही हैं। मुझे आपसे बड़ी सहानुभूति है। छोटी सी आयु में परिवार का सारा बोझ किस तरह आप अपने कंधों पर उठा रही हैं। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे आपकी अनुमति या सहायता की आवश्यकता नहीं है।
निशा का इतने दिनों से दबा हुआ क्रोध एकाएक फूट पड़ा। आप गलत समझी निशा जी, मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ। कितने लोग हैं जो परिवार के हित में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। चलिए एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। अमित ने मुस्कुराते हुए सामने की रेस्टोरेंट की ओर इशारा किया। आज नहीं फिर कभी, निशा ने टालने के लिए कहा और फिर सामने से आती ही बस पर चढ़ गई। तीसरे ही दिन फिर अमित बस स्टॉप पर निशा के पास खड़ा था। आशा है आज तो मेरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार होगा। आप तो बाइक से ऑफिस जाते थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? निशा के अप्रत्यक्ष प्रश्न पर वह चौंक गया। चलिए आपको भी बाइक पे ले चलता हूँ, खूब घूमेंगे फिरेंगे। अमित ने तुरंत ही स्वयं को संभाल लिया। देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, शायद आपको गलतफहमी हुई है। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? निशा दाहिनी ओर सर करके बोली। मैं क्या आपको ऐसा वैसा लगता हूँ? जिन परिस्थितियों से आप गुजर रही हैं उन्हीं से कभी हमारा परिवार भी गुजरा था। आपकी आंखों की बेबसी कभी मैंने अपनी बड़ी बहन की आंखों में देखी थी। मैं किसी बेबसी का शिकार नहीं हूँ। मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरी दशा पर तरस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निशा तीखे स्वर में बोली। ठीक है, पर इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? चलो जूस पीते हैं, तेज़ गर्मी से दिमाग को कुछ ठंडक मिलेगी। निशा अपने उग्र स्वभाव पर मन ही मन लज्जित हुई और निशा उनके साथ चल पड़ी। इस घटना को एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि शाम निशा के घर के द्वार की घंटी बजी। कहिए, निशा के छोटे भाई मोनू ने द्वार खोलते हुए प्रश्न किया। मैं अमित हूँ, निशा जी का सहयोगी, और यह मेरी बहन कॉलेज में प्रोफेसर है। दरवाजे के बाहर खड़े मेहमानों में से एक ने अपना परिचय दिया। सोनू उनको अंदर ले आया, फिर निशा के पास जाकर बोला, दीदी आपके किसी सहयोगी का नाम अमित है? क्यों, क्या बात हो गई? अमित का नाम सुनते ही निशा घबरा गई। पता नहीं वह अपनी बहन के साथ आए हैं, पर आप इस तरह घबरा क्यों गई? घबराई नहीं, मैं डर गई थी। माँ को इस तरह किसी का आना जाना पसंद नहीं है ना, इसलिए। तुम चलो मैं आती हूँ। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूँ? आपने मुझे कितनी बड़ी चिंता से मुक्ति दिला दी है। निशा बैठक में पहुँची तो उसके पिताजी अमित और उसकी बहन से कह रहे थे, विवाह के बाद भी निशा अपने परिवार की सहायता कर सकती है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अमित की बहन बोली। क्यों शर्मिंदा करती हैं आप? निशा के छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी समाप्त होने वाली है, अब तो सब ठीक हो जाएगा। केतकी बोली। अरे निशा आओ बेटी, देखो अमित और उसकी बहन तुम्हारे हाथ मांगने आए हैं। मैंने तो स्वीकृति दे दी है। निशा को देखते ही उनके पिता मुस्कुराते हुए बोले। निशा की निगाहें पल भर के लिए अमित से मिली तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि नैनों की भी कोई अपनी भाषा होती है। उसने निगाहें झुका ली। विवाह की तिथि पक्की करने के बाद फिर मिलने का आश्वासन देकर अमित और उसकी बहन ने विदा ली। उनके जाते ही निशा पिता से बोली, यह आपने क्या किया? विवाह के पहले तो सभी मीठी मीठी बातें करते हैं, किंतु विवाह के बाद उन्होंने मेरे वेतन को लेकर आपत्ति की तो मैं बड़ी कठिनाई में फंस जाऊंगी। तुम भी मूर्ख हो, इतना अच्छा वर वह भी बिना दहेज के हमें कहाँ मिलेगा? फिर क्या तुम नहीं चाहती कि मैं ठीक हो जाऊं? तुम्हारे विवाह की बात सुनते ही मेरी आधी बीमारी जाती रही। देखो कितनी देर से कुर्सी पर बैठा हूँ, फिर भी कमजोरी नहीं लग रही है। पिता ने बेटी को समझाया, तुम चिंता मत करो, घर के पिछले 2 कमरे किराए पर उठा देंगे, फिर छाया भी तो नौकरी करने लगेगी। बस तुम सदा सुखी रहो, यही हम सब चाहते। केतकी बोली। निशा झट से माँ के गले लगकर रो पड़ी। सबकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झिलमिला रहे थे। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।